एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। एक हफ्ता गुजर गया। जिस रात शारिक और समीना ने हाजी अब्दुल्लाह से मुलाकात की थी, उसके 2 दिन बाद हाजी अब्दुल्लाह की तरफ से कोठी के सिलसिले में अखबार में इश्तिहार भी शाया हुआ था। उस इश्तिहार को शाया हुए पूरे 8 दिन हो चुके थे और फिर उसी रात 9:30 बजे के करीब फोन पर हाजी अब्दुल्लाह का पैगाम मिला कि वो रजिया को लेकर सुबह 9 बजे रजिस्ट्रार के दफ्तर पहुंच जाएं। उन्होंने रजिया को प्रोग्राम के बारे में नहीं बताया था। सुबह उठते ही समीना ने उसे बताया कि आज वो यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी, बल्कि उनके साथ एक बहुत जरूरी काम से जा रही है। और जब रजिस्ट्रार के दफ्तर में कई कागजात और रजिस्टरों पर दस्तखत करने के बाद कोठी की मिल्कियत के कागजात उसके हवाले किए गए तो उसे यकीन नहीं आ रहा था। समीना बोली, मैंने एक रोज तुम्हें कहा था कि 1 हफ्ते बाद तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगी। यही थी वो खुशखबरी। रजिया लोगों की मौजूदगी की परवाह किए बगैर समीना से लिपट गई और जब घर आकर उसने मरियम को सारा किस्सा सुनाया तो मरियम को भी यकीन नहीं आ रहा था। समीना ने मरियम से लिपटते हुए कहा, ये कोठी आपके बेटे ने आपको लेकर दी है माँ जी। ये कोठी के कागजात हैं, इन्हें संभाल कर रखिए। वो लोग बहुत देर तक बैठे खुशगप्पियां करते रहे। फिर शारिक उठकर नीचे आ गया जहां नौलखा अखबार का फिल्मी सफा देख रहा था। शारिक ने उसके सामने सोफे पर बैठते हुए कहा, क्या बात है नौलखे, आज बड़े गौर से अखबार का ये सफा देख रहे हो? कोई फिल्म देखने का इरादा है क्या? नौलखे ने गहरा सांस लेते हुए अखबार एक तरफ रख दिया। बोला, अपनी ही फिल्म खत्म नहीं होती शारिक बाबू, कोई और फिल्म क्या देखेंगे? शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आज फिर फिल्म का प्रोग्राम बन ही जाए, सब लोग चलेंगे। तुम्हारे ख्याल में कौन सी फिल्म अच्छी है? नौलखा बोला, मुझे तो सुल्तान राही के अलावा किसी और की फिल्म अच्छी नहीं लगती। भाई शारिक बाबू, सच्ची बात तो यह है कि जिस फिल्म में सुल्तान राही न हो मजा ही नहीं आता। क्या बड़क मारता है शेर दा बच्चा, खून जोश मारने लगता है रगों में। शारिक बोला, इन बड़कों के जोश में तुमने शायद कभी एक बात पर गौर नहीं किया। नौलखे ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, वो क्या शारिक बाबू? शारिक बोला, क्या इस तरह की फिल्में हमारे माशरे में बिगाड़ पैदा नहीं कर रही? बड़कों और गंडासों के जरिए कौम को क्या पैगाम दिया जा रहा है? इन फिल्मों के जरिए किस तहजीब की अक्कासी की जा रही है? हकीकी जिंदगी में कभी ये सब कुछ देखा है? रक्स के नाम पर ये बेहुदा उछल कूद, ये सब कहाँ होता है? नौलखे ने गहरा सांस लेते हुए कहा, उछल कूद न सही, लेकिन और सब कुछ तो होता ही है शारिक बाबू। क्या तुम खुद इसकी सबसे बड़ी मिसाल नहीं हो? क्या जुर्म किया था तुमने जिसकी सजा काटने के लिए तुम्हें तवील अरसे के लिए जेल में ठूंस दिया गया? उसके बाद तुम्हें शराफत की जिंदगी क्यों नहीं गुजारने दी गई? आज तुम स्मगलर हो, कातिल हो, दहशतगर्द हो। ये सब कुछ तुम्हें किसने बनाया? क्या तुमने अपनी खुशी और अपनी मर्जी से ये रास्ता इख्तियार किया है? नहीं शारिक बाबू, कोई अपनी मर्जी से मुजरिमाना जिंदगी इख्तियार नहीं करता। न ही कोई माँ के पेट से मुजरिम पैदा होता है। मुजरिम तो उसे ये माशरा ही बनाता है। ये जमींदार, जागीरदार और दौलतमंद लोग अपने मफादात के लिए शरीफ लोगों को कुर्बानी का बकरा बना लेते हैं और जब ये शरीफ लोग उनके चुंगल से निकलना चाहते हैं तो कानून के ये मुहाफिज आड़े आ जाते हैं। कानून के इन मुहाफिजों का मफाद भी इसी में होता है कि वो शरीफ लोगों को मुजरिमाना जिंदगी अपनाने पर मजबूर करते रहें। ये शरीफ लोग तो दौलतमंदों और कानून के मुहाफिजों के हाथों खिलौना बने हुए हैं जो कभी इनके चुंगल से नहीं निकल सकते। क्या तुम इनसे अपना पीछा छुड़ा सकते हो? सुल्तान राही भी हमारे माशरे का एक ऐसा ही किरदार है। शारिक ने उसे घूरा। बोला, तुम तो फलसफा बघारने लगे। फिल्म की बात करो, कौन सी फिल्म देखना चाहते हो? नौलखे ने नफी में सर हिलाया। बोला, नहीं शारिक बाबू, कोई फिल्म नहीं देखनी। थोड़ी देर बाद समीना भी आ गई। समीना ने सोफे पर बैठते हुए बारी बारी उन दोनों की तरफ देखा। बोली, हाँ भाई, अब क्या प्रोग्राम है? शारिक ने कहा, कैसा प्रोग्राम? समीना बोली, इस कोठी का मसला तो हल हो गया, अब हाजी अब्दुल्लाह के काम के लिए क्या प्रोग्राम बनाओगे? शारिक बोला, मेरा ख्याल है 1 हफ्ते के बाद का प्रोग्राम बना लेते हैं, इस दौरान हम यहाँ से अपना काम समेट लेंगे। समीना बोली, ठीक है। माजे गुज्जर की तरफ से तो अब हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमारी तरफ भी सूरत हाल कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। गामे की हालत ऐसी नहीं है कि वो हमारी अदम मौजूदगी में यहाँ का काम संभाल सके। उसे भी आराम की जरूरत है। इसलिए मेरा ख्याल है कि मुजंग वाला अड्डा बंद कर दिया जाए। गामा ठोकर न्याज बेग वाली हवेली में रहेगा। मौलवी हमीद थोड़ा बहुत धंधा करता रहेगा ताकि पार्टियों से राब्ता कायम रहे और इन सब लोगों को सख्ती से हिदायत कर दी जाए कि हमारी अदम मौजूदगी में वो इस कोठी का रुख न करें। मैं नहीं चाहती कि हमारे बाद माजी और रजिया को किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़े।
नौलखे ने उसके खामोश होने पर कहा, मेरा ख्याल है समीना बीबी ठीक कहती है, मुजंग वाला अड्डा वाकई बंद कर दिया जाए। गामा ठीक भी होता तो वो अकेला ये धंधा नहीं संभाल सकता था। शारिक बोला, ठीक है, ऐसा ही होगा। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो बोला, तो गोया हाजी अब्दुल्लाह को इत्तला दे दी जाए कि हम 1 हफ्ते के बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे। समीना बोली, हाँ, आज रात उसे टेलीफोन पर इत्तला दे दो। वो बातें कर ही रहे थे कि शादा उनके लिए चाय लेकर आ गई। समीना ने उसे घूरा, बोली, तुमसे चाय के लिए किसने कहा था? शादा ने ट्रे मेज पर रखते हुए कहा, आप लोग आमतौर पर इस वक्त चाय पीते हैं, इसलिए मैं खुद ही बना कर ले आई हूँ। नौलखे ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, इसने तो चाय पिला पिला कर मेरा सीना साड़ दिया है समीना बीबी जी, कोई और काम नहीं होता तो चाय बना कर ले आती है। शारिक ने उसे घूरा, बोला, एक तो वो तुम्हारे बगैर मांगे चाय पिलाती रहती है, उल्टा तुम उसे इल्जाम दे रहे हो। शादा बाहर चली गई। चाय के दौरान वो लोग खुशगपियां करते रहे। दोपहर के खाने के बाद समीना रजिया के साथ अपने कमरे में आ गई और उसे बातों ही बातों में बता दिया कि 1 हफ्ते के बाद वो लोग चंद रोज के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं। रजिया ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा, बोली, कहाँ जा रहे हैं? समीना बोली, अफगानिस्तान। रजिया हैरत भरे लहजे में बोली, अफगानिस्तान? वो पूरा मुल्क तो मैदान जंग बना हुआ है। दुश्मन फौजों के जाने के बाद अफगानिस्तान के लोग तो आपस में लड़ मर रहे हैं। इन हालात में आप लोग वहाँ क्या लेने जा रहे हैं? समीना ने मुस्कुराते हुए कहा, एक चीज होती है एडवेंचर। ये समझ लो कि हम लोग एक एडवेंचर पर जा रहे हैं। वो देर तक इसी मौजू पर बातें करती रहीं। उस रात शारिक ने हाजी अब्दुल्ला को अपने प्रोग्राम से आगाह कर दिया। हाजी अब्दुल्ला ने उन्हें दूसरे दिन समनाबाद वाली कोठी में बुला लिया था। दूसरे दिन रात को वो समनाबाद वाली कोठी में तकरीबन 2 घंटों तक हाजी अब्दुल्ला से बातें करते रहे। हाजी अब्दुल्ला उन्हें पाराचनार में मलिक गुल रहमान और उससे आगे दूसरे लोगों से मुलाकात के जराए और दूसरी बातें बताता रहा। बाकी 3-4 दिन ये लोग अपने दीगर कामों और तैयारियों में मसरूफ रहे और फिर एक रोज ये तीनों रात 11 बजे GTS की लग्जरी बस के जरिए रावलपिंडी रवाना हो गए। सुबह 5 बजे ये लोग रावलपिंडी पहुंचे और एक होटल में कमरे लेकर दिन भर सोते रहे। दूसरे दिन पिंडी से भी रुखसत हो गए और बसों के जरिए कोहाट, हंगू, अलीजई और 4 से होते हुए पाराचनार पहुंच गए। कोहाट से आगे का रास्ता बेहद खतरनाक था। बाज मकामात पर तो इस कदर खतरनाक मोड़ थे कि देख कर ही खौफ आता था। नौलखा तो ऐसे हर मौके पर आंखें बंद करके कलमा पढ़ने लगता। कराकोरम एजेंसी का हेडक्वार्टर पाराचनार एक खूबसूरत छोटा सा शहर अपने अंदर बहुत सी दिलचस्पियां समेटे हुए था। ये लोग जब पाराचनार पहुंचे तो शाम होने वाली थी। यहाँ मुल्क भर से सयाह आते रहते थे। गैर मुल्की सयाह भी बड़ी तादाद में यहाँ आते थे। बस से उतरते ही उन्हें 3-4 गैर मुल्की सयाह भी नजर आए थे, जिनमें एक जवान और हसीन लड़की भी शामिल थी। सयाहत का सीजन होने की वजह से उन्हें बड़ी मुश्किल से एक रेस्ट हाउस में जगह मिली और उसके लिए उन्हें दुगना किराया अदा करना पड़ा। बसों के तवील और खतरनाक सफर ने उन्हें बुरी तरह थका दिया था। खाना खाने के फौरन ही बाद वो सो गए, लेकिन सुबह सवेरे वो बेदार हो गए। सफर के दौरान समीना पूरा इलाका देखती हुई आई थी और उसके ख्याल में ये दुनिया की हसीन तरीन वादियां थीं। जो लोग स्विट्जरलैंड और फ्रांस की तरफ भागते थे वो बेवकूफ थे। ये वादियां तो स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा हसीन थीं। यहाँ क्या कुछ नहीं था। नाश्ता करने के बाद वो रेस्ट हाउस से निकल गए। बाजार की दुकानें सुबह सवेरे ही खुल गई थीं। तकरीबन हर दुकान पर उन्हें असलहा नजर आ रहा था। यहाँ असलहा इस तरह फरोख्त हो रहा था जैसे ठेलों पर फल और सब्जियां फरोख्त होती हैं। शारिक एक ऐसी ही दुकान के सामने रुक गया जहाँ जरूरियात जिंदगी की दूसरी चीजों के अलावा मुख्तलिफ अक़साम के हथियार भी सजे हुए थे। दुकानदार ने शारिक की तरफ देखते हुए पूछा, आओ बाबू साहब, क्या मांगता है? वो ऊंचे लंबे कद का आदमी था। मूछें इस कदर फैली हुई थीं कि देख कर ही खौफ आता था। शारिक बोला, हमें मलिक गुल रहमान से मिलना है खान साहब। खान साहब ने कहा, ओए तुम गुल रहमान का मेहमान है, अभी तुमको उसके पास भेजेगा, बैठो हमारे साथ, एक प्याली चाय पियो फिर जाना। शारिक बोला, नहीं खान साहब, हमें जरा जल्दी है। खान साहब ने कहा, अच्छा ठहरो, हम तुमको भेजता है। खान साहब ने 10-11 साल के एक लड़के को बुलाकर उससे कुछ कहा और उन लोगों को उसके साथ भेज दिया। तकरीबन 50 गज आगे वो लड़का ऐसी ही एक दुकान के सामने रुक गया। दुकान में जो शख्स बैठा हुआ था वो बहुत दुबला पतला था, लेकिन उसकी आंखें सुर्ख और मूछें रुखसारों तक फैली हुई थीं। वो मलिक गुल रहमान था। गुल रहमान ने भी बड़ी गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। उसकी नजरें बार बार समीना की तरफ उठ रही थीं, जिसने स्टोन वॉश जीन्स और सफेद टी-शर्ट पहन रखी थी। टी-शर्ट के सामने के रुख पर अमेरिका के किसी साहिली इलाके की तस्वीर बनी हुई थी और पुश्त पर डोंट फॉलो मी लिखा हुआ था। टी-शर्ट खासी टाइट थी। चमकती हुई धूप से बचने के लिए उसने आंखों पर स्याह चश्मा लगा रखा था। इस किस्म का लिबास कबायली इलाकों में बहुत मायूब समझा जाता था, लेकिन जहां सयाहों की आमदोरफ्त थी, इन सयाहों में पाकिस्तानी भी थे और गैर मुल्की भी। पाकिस्तानी खवातीन तो आमतौर पर शलवार कमीज पहनती थीं,
जबकि गैर मुल्की खवातीन ज्यादातर पेंट शर्ट वगैरह इस्तेमाल करती थीं। शहरों से आने वाली मॉडर्न पाकिस्तानी लड़कियां भी इस किस्म के मॉडर्न लिबास पहनती थीं और इस तरह बाज नाखुशगवार वाकयात भी रूनुमा हो जाते थे। गुल रहमान चंद लम्हे गहरी नजरों से समीना की तरफ देखता रहा। समीना कुछ बेचैनी सी महसूस करने लगी थी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे गुल रहमान की नजरें सुइयों की तरह उसके जिस्म में चुभ रही हों। गुल रहमान की नजर नौलक्खे की तरफ उठ गई और फिर वो शारिक की तरफ देखने लगा। बिलाखिर गुल रहमान ने कहा, तुम हाजी अब्दुल्ला का दोस्त है तो हमारा भी दोस्त है, बोलो हम तुम्हारा क्या खिदमत करें, चाय पिलाए या रोटी खाएगा? शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, हम इस वक्त न चाय पियेंगे और न रोटी खाएंगे, हमें उन बुलंद पहाड़ों के उस पार जाना है और हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। गुल रहमान ने कहा, पहाड़ों के उस पार तो काफिर लोग रहता है। शारिक ने कहा, वो नूरिस्तान है, नूरानी चेहरों वाले लोग काफिर नहीं हो सकते। गुल रहमान ने कहा, अच्छा अभी तो तुम ऐसा करो कि इस लड़के के साथ जाओ, हम आधे घंटे के बाद तुम लोगों से मुलाकात करेगा। गुल रहमान ने दुकान के अंदर किसी को आवाज दी। चंद सेकंड के बाद ही 11-12 साल की उम्र का एक लड़का सामने आ गया। उस लड़के को देखकर उन तीनों को बड़ी हैरत हुई। उसने बड़े घेर वाली काले कपड़े की शलवार पहन रखी थी, कमीज घुटनों तक लंबी थी और उसका रंग भी काला ही था। काली मखमली वॉस्कट जिस पर गोटे से कशीदा का काम था, सर पर अपनी उम्र के लिहाज से बड़ी पगड़ी और गले में बेल्ट था जिसके होल्स्टर में रिवॉल्वर उड़सा हुआ था। गुल रहमान ने उस लड़के को उमर के नाम से मुखातिब करते हुए कुछ अपनी जबान में कहा और फिर शारिक की तरफ देखते हुए बोला, तुम लोग उमर के साथ चले जाओ, अम आता है। शारिक ने समीना और नौलक्खे की तरफ देखा और वो तीनों दुकान से बाहर आ गए। उमर उनसे पहले ही बाहर आ चुका था। उमर उनसे चंद कदम आगे था। वो तीनों उसके पीछे पीछे बाजार में चलते रहे और बिलाखिर आबादी से बाहर निकल आए। ऊंचे नीचे रास्तों पर चलते हुए नौलक्खे की सांस फूलने लगी थी। वो शारिक को पुकारते हुए रुक गया। बोला, शारिक बाबू, ये लौंडा हमें कहाँ ले जा रहा है? ऐसा ना हो कि हमारी वापसी मुश्किल हो जाए। शारिक ने आवाज देकर उमर को रोक लिया। ए उमर, कितनी दूर जाना है? उमर ने एक चट्टान की तरफ इशारा किया। बोला, उस चट्टान के पीछे। वो चट्टान वहां से तकरीबन 200 गज दूर थी। समीना रुककर इधर उधर देखने लगी। उनके चारों तरफ सब्जा था जिसमें जगह जगह जंगली फूल खिले हुए थे। नशेब में दरिया बह रहा था। दरिया के आसपास और पहाड़ियों पर कहीं कहीं मकान भी नजर आ रहे थे। यहाँ चीड़ और चिनार के दरख्तों की बहुतात थी। वो एक बार फिर चलने लगे। चट्टान के दूसरी तरफ गहराई में एक चौड़ी नदी बह रही थी। नदी तकरीबन 15 फुट चौड़ी थी और उस पर रस्सों का पुल बना हुआ था। उमर तो बड़ी आसानी से ये पुल पार कर गया, मगर वो तीनों रुक गए। उमर ने नदी के दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा, ओ खोचा, तुम डरता है? इस मोटे वाले रस्से को पकड़ो और आराम से आ जाओ, पुल नहीं टूटेगा। उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। पहले शारिक आगे बढ़ा। पुल की चौड़ाई तकरीबन 3 फुट थी। कमर के बराबर बुलंदी तक मोटे रस्से तने हुए थे। नीचे भी रस्सों का जाल सा बना हुआ था। जाल इतना गुंजान था कि पैर उसमें से नहीं निकल सकता था। शारिक ने दोनों तरफ के रस्सों को पकड़ लिया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। उसके चलने से पूरा पुल झूल रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा और बिलाखिर दूसरी तरफ पहुंच गया। उसके बाद नौलक्खा और फिर समीना भी दूसरी तरफ आ गए। नदी के दूसरी तरफ तकरीबन 50 गज के फासले पर एक छोटा सा मकान था। तकरीबन 3 फुट तक मकान की दीवारें पत्थरों की थीं और उससे ऊपर पूरे मकान की तामीर में लकड़ी इस्तेमाल की गई थी। मकान के सामने के रुख पर एक कुशादा बरामदा था जिसमें 5-6 पुरानी सी गार्डन चेयर्स पड़ी हुई थी। मकान के सामने एक ढलान थी जो नशेब में बहते हुए दरिया तक चली गई थी। पूरी ढलान सब्ज मखमली घास से ढकी हुई थी। नौलक्खा तो बरामदे में आते ही एक कुर्सी पर ढेर हो गया और समीना और शारिक घूम फिर कर मकान देखने लगे। एक 15 बाय 20 फुट का बड़ा कमरा था और 2 कमरे 12 बाय 14 फुट के थे। पिछली तरफ एक किचन भी था। दोनों कमरों में लकड़ी के बेड बिछे हुए थे। 2-2 कुर्सियां भी थीं और हर कमरे में दीवार में एक अलमारी भी थी। किचन में खाने पीने का सामान और बर्तन भी मौजूद थे। बड़े कमरे में एक दरी बिछी हुई थी। ये एक खूबसूरत कॉटेज था और सयाहत के लिए आने वालों के लिए एक आइडियल जगह थी। समीना और शारिक भी बरामदे में आकर कुर्सियों पर बैठ गए। बरामदे के सामने तकरीबन 50 बाय 50 फुट चौड़ी हमवार जगह थी जिसमें दबीज घास लगी हुई थी और ढलान उस हमवार जगह से आगे शुरू होती थी। मकान के इर्द गिर्द चीड़ के दरख्त थे। वो तीनों बरामदे में बैठे कुदरती हुस्न का नजारा कर रहे थे कि उमर एक ट्रे में चाय लेकर आ गया। शीशे के छोटे छोटे ग्लासों में सब्ज चाय थी। उसने ट्रे उनके सामने एक साल खुर्दा सी मेज पर रख दी और खुद जाकर बरामदे की सीढ़ियों पर बैठ गया। वो तीनों अपने अपने ग्लास उठाकर चाय पीने लगे। चाय वाकई बड़ी खुश जायका थी। चाय के साथ वो खुशगपियां भी करते रहे। थोड़ी देर के बाद उमर भी उठकर उनके करीब आ गया। नौलक्खे ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, ओए लड़के, तुमने ये बोझ अपने गले में क्यों डाल रखा है?
उसने रिवॉल्वर की तरफ इशारा किया, फिर बोला, ये असली भी है या नकली है? उमर ने चुभती हुई नजरों से नौलखे की तरफ देखा। नौलखा चाय खत्म कर चुका था, खाली ग्लास उसके हाथ में था। उमर ने कहा, तुम उधर आकर खड़ा हो जाओ और ये ग्लास ऊपर हवा में फेंक दो, हम तुमको बताएगा कि ये असली है या नकली। नौलखा अपनी जगह से उठकर बरामदे से बाहर आ गया। उमर उसके दाईं तरफ चंद फुट के फासले पर खड़ा था। उसका रिवॉल्वर होल्स्टर में था, होल्स्टर का बटन खुला हुआ था। नौलखे ने उमर की तरफ देखा और फिर अचानक ही हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास पूरी कुव्वत से हवा में उछाल दिया। अचानक फायर की आवाज सन्नाटे में गूंजी और हवा में ग्लास के टुकड़े हो गए। उसकी छोटी छोटी किरचियां फजा में चारों तरफ बिखर गईं। नौलखे की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। उसने ग्लास हवा में उछाला था और उसकी तवज्जो ग्लास पर ही थी। उसने ग्लास की किरचियां फजा में बिखरते हुए देखी थी, लेकिन वो ये नहीं देख सका था कि उमर ने कब होल्स्टर से रिवॉल्वर निकाला और कब गोली चलाई थी। अलबत्ता उसने जब मुड़कर उमर की तरफ देखा तो रिवॉल्वर उसके हाथ में था और उसकी नाली से धुआं निकल रहा था। समीना और शारिक ने ये सारी कार्रवाई देखी थी। वो फजा में ग्लास के टुकड़े होते देखकर उछल कर खड़े हो गए। उनकी आंखों में शदीद हैरत थी और चेहरों पर ऐसे तासुरात जैसे जो कुछ उन्होंने देखा था उस पर यकीन नहीं आ रहा था। उमर ने जब नौलखे को चैलेंज किया था तो समीना समझती थी कि वो बच्चा है और उन्हें अपनी बातों से मरूब करना चाहता है, लेकिन नौलखे ने जैसे ही ग्लास हवा में उछाला था, समीना ने यह भी देखा था कि उमर ने हैरत अंगेज फुर्ती का मुजाहिरा करते हुए होल्स्टर से रिवॉल्वर खींचकर गोली चला दी थी और ग्लास के फजा में ही टुकड़े हो गए थे। नौलखे ने दूसरे दोनों ग्लास भी बारी बारी हवा में उछाले और उमर ने अपनी गोलियों से उनकी किरचियां भी फजा में बिखेर दी। नौलखे ने कहा, कमाल है भाई, मैं तो इसे बच्चा ही समझ रहा था, लेकिन ऐसा पक्का निशाना मैंने तो आज तक ऐसा निशाना नहीं देखा। समीना बोली, हमने सुना था कि कबाइलियों के बच्चे भी हथियारों से खिलौनों की तरह खेलते हैं, कभी इस बात पर यकीन नहीं आता था, लेकिन आज हमारे सामने जो हकीकत है इसे झुटलाया नहीं जा सकता। नौलखे ने उमर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, ये जरा अपना तोपक दिखाना मुझे। उमर ने रिवॉल्वर उसके हाथ में दे दिया। नौलखा रिवॉल्वर को उलट पलट कर देखने लगा। रूसी रिवॉल्वर था। रूस से अफगानिस्तान की जंग हुई थी और उसके बाद हर तरफ रूसी असलहे की भरमार हो गई थी। यही असलहा स्मगल होकर पूरे पाकिस्तान में फैल रहा था। नौलखे ने रिवॉल्वर उमर को वापस कर दिया और उसका कंधा थपथपाने लगा। उमर ने कहा, तुम लोग उधर बैठो, हम अभी आएगा। ये कहकर वो ढलान पर उतरने लगा। वो दरिया की तरफ जा रहा था। वो तीनों बरामदे में आकर कुर्सियों पर बैठ गए। समीना ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नौलखे भाई, इस बच्चे का निशाना तो तुमने देख ही लिया है। इस मुहिम के दौरान किसी कबायली से उलझने की कोशिश मत करना। नौलखे ने हंसते हुए कहा, समीना बीबी, अभी मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ। वो तीनों बैठे बातें करते रहे। गुल रहमान ने कहा था कि वो आधे घंटे में उनके पास पहुंच जाएगा, लेकिन अब तकरीबन 1 घंटा होने वाला था। 15 मिनट और गुजर गए और फिर उन्हें नदी की तरफ से 3 आदमी आते हुए दिखाई दिए। रस्सों का पुल चट्टान की आड़ में था, इसलिए वो उन्हें नदी का पुल पार करते हुए नहीं देख सके थे, और जब वो चट्टान घूमकर सामने आए थे तो उनकी नजरों में आ गए थे। उनमें एक तो गुल रहमान था, दूसरे दोनों जाहिर है उनके लिए अजनबी थे, लेकिन वो दोनों लंबे तड़ंगे थे और उन्होंने कबायली लिबास पहन रखे थे। गुल रहमान के जिस्म पर बज़ाहिर कोई असलहा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन दूसरे दोनों आदमियों ने अपने कंधों पर राइफलें उठा रखी थी। शारिक वगैरह अपनी जगहों पर बैठे उनकी तरफ देखते रहे और बिलाखिर वो करीब पहुंचे तो ये तीनों भी कुर्सियों से उठ गए और फिर वो सब अंदर आकर दरी पर बैठ गए। समीना टाइट जीन्स की वजह से दरी पर बैठने में कुछ दुश्वारी महसूस कर रही थी। गुल रहमान उसकी तरफ देखते हुए बोला, शारिक साहब, दुकान पर तुमसे बात करते हुए जो कोड इस्तेमाल किया था वो तो ठीक है, मगर हाजी अब्दुल्ला ने हमको ये नहीं बताया था कि तुम्हारे साथ कोई औरत भी होगा। शारिक ने समीना की तरफ देखते हुए कहा, पहले औरत का हमारे साथ आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन समीना को हमने ऐन आखिर वक्त में शामिल किया है और हाजी अब्दुल्ला को बता दिया था। मैंने तुम्हारी दुकान पर टेलीफोन देखा था। पाराचनार का पूरे मुल्क से टेलीफोनिक राब्ता कायम है। तुम अगर चाहो तो टेलीफोन पर हाजी अब्दुल्ला से बात करके अपनी तसल्ली कर सकते हो। गुल रहमान बोला, वो तो करना ही पड़ेगा। ये कहते हुए उसने कैनवस का एक बैग खोल लिया। उस बैग से जो कुछ बरामद हुआ उसे देखकर शारिक की आंखों में चमक सी उभर आई। ये रूसी साख्त का लॉन्ग रेंज वाला ट्रांसमीटर था। उसकी लंबाई और चौड़ाई एक किताब के बराबर थी, अलबत्ता ऊंचाई 6 इंच के करीब थी। गुल रहमान ने वो ट्रांसमीटर बैग में से निकालकर पहले उसका एंटेना बाहर खींचा, फिर 2-3 बटन ऑन ऑफ करने के बाद माइक मुंह के सामने करते हुए कॉल नशर करने लगा। पोस्ट 02 कॉलिंग, मिशन नूरिस्तान। पोस्ट 02 कॉलिंग। ट्रांसमीटर में नस्ब स्पीकर पर बड़ी हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर डायल पर एक छोटी सी सब्ज बत्ती रोशन हो गई और उसके साथ ही एक आवाज सुनाई दी, पोस्ट 01 रिसीविंग, मिशन नूरिस्तान। यस गुल रहमान, क्या बात है?
गुल रहमान ने माइक में कहा, मेहमान पहुंच गए हैं, लेकिन इनके साथ एक औरत भी है जिसके बारे में हमें पहले से कुछ नहीं बताया गया था। दूसरी तरफ से कहा गया, अंदेशे की कोई बात नहीं है, इस औरत का नाम समीना है और ये शारिक की दोस्त है, इस मिशन में इसके साथ रहेगी। और कोई बात? गुल रहमान ने कहा, बस यही तस्दीक करना थी। हाजी अब्दुल्ला को हमारा सलाम बोलो और बता दो कि मिशन 2-3 दिन में रवाना हो जाएगा। ओवर एंड ऑल। उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और मुस्कुराती हुई नजरों से शारिक की तरफ देखने लगा। नौलखा, समीना और शारिक बहुत हैरान हो रहे थे। ये काम बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा था। ये तो शारिक को मालूम था कि हाजी अब्दुल्लाह का ताल्लुक मनशियात के एक बैनुल-अक़वामी गिरोह से है, लेकिन ये इंकिशाफ पहली मर्तबा हुआ था कि इनमें इस कदर जदीद बुनियादों पर मुवासलाती राब्ता भी मौजूद है। गुल रहमान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ठीक है शारिक साहब। उसने ट्रांसमीटर पर बड़ी साफ और रवां उर्दू में बात की थी, हालांकि इससे पहले वो उनसे कबायली लहजे में बात करता रहा था। फिर वो समीना की तरफ देखते हुए बोला, मुझे इस मिशन में इस औरत की शमूलियत पर कोई एतराज नहीं है। शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे हैरत है, तुम तो बड़ी शुस्ता उर्दू बोल लेते हो। गुल रहमान बोला, मैं इस कबायली इलाके में पैदा हुआ था, मगर मेरी परवरिश उन इलाकों में हुई है जहां उर्दू आम तौर पर बोली और समझी जाती है। मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी दाखिला ले लिया था, लेकिन चंद महीनों के बाद छोड़कर वापस आ गया। शारिक बोला, मुझे वाकई हैरत हो रही है, इतना पढ़ने लिखने के बावजूद मनशियात और असलहे की स्मगलिंग। गुल रहमान ने उसकी बात काट दी, बोला, तुमने भी तो जेल में रहते हुए ग्रेजुएशन किया है। शारिक उछल पड़ा। उसे समझने में देर न लगी कि गुल रहमान उसके बारे में और भी बहुत कुछ जानता होगा और ये तमाम मालूमात उसे यकीनन हाजी अब्दुल्लाह ने फराहम की होंगी। कोई भी बैनुल-अक़वामी गिरोह किसी नए आदमी को साथ मिलाता है या किसी से काम लेता है तो उसके बारे में तमाम मालूमात पहले से जमा कर लेता है। उसे यकीन था कि नौलखे के बारे में भी उनके पास मुकम्मल मालूमात होंगी। अलबत्ता समीना के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था।